नमस्कार, मोल्यार एजुकेशन एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड की प्रमुख प्रजातियों या समझे कि प्रमुख जनजातियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आगामी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट मॉडर्न पैटर्न पर आधारित है, यानी जिस तरीके से यूकेएसएससी और यूकेपीएससी प्रश्न पूछ रहा है उसी आधार पर हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हाँ, लाइक जरूर कीजिए और लाइक के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना फीडबैक भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक हमारे लिए प्रेरणादायक होता है और आगे भी और अच्छी वीडियो और अच्छी कंटेंट के साथ बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह कौन है। जरा समझे प्रश्न को कि उत्तराखंड का जो प्रथम निर्जातीय समूह है वो कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है कोल, दूसरा ऑप्शन है किरात, तीसरा ऑप्शन है खस और चौथा ऑप्शन है भूटिया। और इसका सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट है कोल। उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह कोल है। सेकंड प्रश्न पर अब आइए कि प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ में किस प्रजाति को मुंड या सबर कहा जाता है। प्रश्न जरा समझे दूसरे प्रश्न को। प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति को मुंड या सवर कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वो जाति नहीं, वो राजी है। समझे जरा, वो राजी है। पहला ऑप्शन है राजी, दूसरा ऑप्शन है कोल, तीसरा है किरात और चौथा ऑप्शन है खस। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सेकंड कोल। कोलों को प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर कहा जाता है। आइए प्रश्न तीसरे पर आपकी नजर हो। प्रश्न तीसरा है कि निम्न में से किस उत्तराखंडी प्रजाति ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। कई जगह प्रश्न आता है कि किसने जो है पांडव कौरवों के युद्ध में भाग लिया था। इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट खस, दूसरा है कोल, तीसरा है किरात और चौथा है राजी। और इसका सही उत्तर तीसरे प्रश्न का है खस। आइए जरा चौथे प्रश्न पर अब आपकी नजर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खसों में बड़ी पुत्री को मंदिर में दान देने की प्रथा क्या कहलाती थी। जरा समझे, जरा दोबारा प्रश्न को समझे। खसों में यानी खस जनजाति में बड़ी पुत्री को मंदिर में दान देने की प्रथा क्या कहलाती थी। ऑप्शन फर्स्ट है टेकुआ, दूसरा ऑप्शन है देवदासी, तीसरा ऑप्शन है झटेला और चौथा ऑप्शन है जेठो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड देवदासी प्रथा। खस लोग क्या करते थे, अपनी बड़ी बेटी को मंदिर के कामकाज के लिए मंदिर को दान दे देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता था। आइए पांचवें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जरा दोबारा इस प्रश्न को समझे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न को समझे। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जो प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस सेट जो है यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर है। तुम देख रहे होंगे ज्यादातर प्रश्न आते हैं कौन सही सुमेलित है और कौन सही सुमेलित नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि उसी पैटर्न पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करो। पहला ऑप्शन है जेठो प्रथा, बंटवारे में बड़े भाई को अधिक संपत्ति देना। दूसरा है झटेला, पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र। तीसरा ऑप्शन है टेकुआ, विधवा विवाह के बाद भी पूर्व पति के नाम से ही वंश चलता रहेगा। और चौथा ऑप्शन है देवदासी, छोटी पुत्री को मंदिर में दान देना। देखो यही प्रश्न हमने इससे पहले वाले में पढ़ा, यही प्रश्न हम यहाँ पे समझ रहे हैं। छोटी पुत्री को नहीं, बड़ी पुत्री को मंदिर में दान देना ही देवदासी प्रथा कहलाती थी। इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से जो सुमेलित नहीं है, इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन फोर्थ देवदासी प्रथा। अब थोड़ा इन तीन प्रथाओं पर जो कि खसों में प्रचलित थी, इसके बारे में भी आपसे थोड़ा बात करते हैं। जेठो प्रथा क्या है। देखो बंटवारा हो रहा है, 3-4 भाई हैं, तो बंटवारे में बड़े भाई को और भाइयों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा संपत्ति देना ही आज भी हमारे पहाड़ों में प्रचलित है, जिसे जेठो कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड है झटेला, पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र। मतलब है कि यदि कोई लड़की, उसके पति जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, वो विधवा विवाह करती है, दूसरे पति के साथ चली जाती है, तो पूर्व पति से जो उसका उत्पन्न पुत्र होता था उसे कहा जाता था झटेला। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि सर टेकुआ क्या है। टेकुआ क्या होता था, यही है, विधवा विवाह के बाद भी पूर्व पति के नाम से वंश चलता रहेगा। मतलब यह है कि कोई लड़की विधवा विवाह करती है, उसके पहले भी पति है, अब वो विवाह करती है, दूसरे पति के साथ उसके बच्चे होते हैं, तो वो जो बच्चे, पहले पति का जो बच्चा है वो तो अपने पहले पति के नाम से ही चलता रहेगा, लेकिन बाद जो नया पति है
उससे उत्पन्न पुत्र या पुत्री का वंश भी जो है वो पूर्व पति के नाम से ही चलता रहेगा, उसी को कहते थे टेकुआ प्रथा। क्या कहते थे बेटा? टेकुआ। तो ये आपको 3 प्रथाएं समझ में आ गई। चौथा देवदासी पर हम बात कर चुके। आइए छठे प्रश्न पर अब आप अपनी नजर दौड़ाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा प्रश्न कि निम्न में से कौन सी जनजाति अर्ध घुमंतु जनजाति? अर्ध घुमंतु का मतलब होता है ये ऐसी जनजाति है जो अपने आवास को बदलती रहती है। ऑप्शन फर्स्ट है राजी, सेकंड ऑप्शन आपके पास है जौनसारी, थर्ड ऑप्शन है भोटिया और चौथा ऑप्शन है थारू। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड है भोटिया। जरा आपकी नजर भोटिया ऑप्शन पर होनी चाहिए। आइए सातवां प्रश्न, किस जनजाति के शीतकालीन यात्राओं को सामूहिक रूप से कुंच कहा जाता है? जरा समझना, दोबारा समझना, किस जनजाति के शीतकालीन यात्राओं के समूह को भी आप समझ सकते हैं कुंच कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है भोटिया, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है थारू, दूसरा है भोटिया, तीसरा ऑप्शन है राजी और चौथा ऑप्शन है जौनसारी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड भोटिया। जो है उनके शीतकालीन जो यात्रा, वो ग्रीष्मकालीन शीतकालीन दोनों प्रकार की यात्राएं करते हैं, तो उनके सामूहिक रूप को हम कहते हैं कुंच कहा जाता है। इसका सही उत्तर होता भोटिया। आइए आठवें प्रश्न पर अब आप नजर दौड़ाइए कि प्रमुख खाद्य या पेय के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सुनना प्रश्न, अब यहाँ पे नहीं है, नहीं है। देखो क्या है, मैंने यहाँ पे अलग अलग जनजातियों के कुछ प्रमुख पेय या खाद्य पदार्थों को दिया हुआ है और सामने जनजातियां लिखी हुई है, तो इसके हिसाब से कौन सही सुमेलित है इस पर आपकी नजर होनी चाहिए आठवें प्रश्न पर। आठवें प्रश्न का पहला ऑप्शन है सत्तू, किस जनजाति का प्रमुख है? डैश करके है किरात। दूसरा है ज्या, ज्या का किसका है? भोटिया। तीसरा है चावल और मछली, क्या इसका आंसर है? तो डैश करके लिखा हुआ थारू। और चौथा है कि सभी सुमेलित है। अब जरा इस प्रश्न को समझे, इस प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए कि भाई सभी सुमेलित है आठवें प्रश्न के हिसाब से। अब आपको समझाते हैं। देखो सत्तू जो है वो किरातों का बिल्कुल सही आंसर है कि सत्तू किरातों का प्रमुख पेय है। दूसरा है ज्या, ज्या किसका है सर? ज्या भोटियाओं का प्रमुख पेय है, ये भी सही उत्तर है। ज्या क्या होता है बेटा? चाय की तरह होता है, उसमें घी वो काफी चीजें मिलाते हैं भोटिया लोग और उसे खाते हैं, जिसे ज्या कहा जाता है। तो ये आंसर भी आपका सही होगा। तीसरा कि चावल और मछली किसका प्रमुख खाद्य है? तो यहाँ पर थारू जो लोग हैं वो चावल और मछली के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसलिए जो है ये भी उनका सही उत्तर है। तो आठवें प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बनता है डी। अच्छा, नौवें प्रश्न पर आपकी नजर हो। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? जरा समझना प्रश्न को। तो ऑप्शन है इसका थारू, दूसरा ऑप्शन है भोटिया, तीसरा ऑप्शन है जौनसारी और चौथा ऑप्शन है राजी। अब इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन सेकंड भोटिया। जरा समझे, इसका ऑप्शन बनता है भोटिया। क्या है, भोटिया लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। अब ऋतु प्रवास मतलब जैसा मैं चमोली के भोटियाओं की बात करता हूँ, वो ऊपर नीतिमाणा में भी रहते हैं और नीचे की तरफ भी आ जाते हैं। देखो जब जो है सर्दियां बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊपर से नीतिमाणा से नीचे की घाटियों में आ जाते हैं, इधर नीचे देवली बगड़ की तरफ। और जब गर्मियां शुरू होती है तो वो ठंडे इलाकों की तरफ अपने पशुओं को लेके चल जाते हैं। यानी ऋतुओं के अनुसार वो अपना आवास बदलते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऋतु प्रवास। तो कौन सी जनजाति करती है उत्तराखंड में? तो उसके लिए एक ही जनजाति फेमस है, उसे कहते हैं भोटिया। आइए 10वें प्रश्न पर, निम्न में से किस प्रजाति को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? दोबारा प्रश्न को समझें कि निम्न में से किस प्रजाति को 1885 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शूद्र वर्ग में शामिल किया गया, यानी एससी में रखा गया? ऑप्शन फर्स्ट है कोल, दूसरा ऑप्शन है किरात, तीसरा ऑप्शन है खस और चौथा ऑप्शन है राजी। और इस प्रश्न के हिसाब से सही प्रश्न ऑप्शन बनता है ऑप्शन फर्स्ट कोल। आइए 11वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही पुराना अपना पैटर्न, पुराना नहीं सॉरी नया पैटर्न उसके अनुसार है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो मैंने यहाँ पे भोटिया की कुछ प्रजातियां दी हुई हैं और वो प्रजातियां नहीं बोलेंगे, भोटिया जो जनजाति है उसकी जो जातियां दी गई हैं और वो जातियां कहाँ उन्हें क्या क्या नाम दिया जाता है उसके अनुसार है। देखो समझाता हूँ, पहले समझो। मारछा डैश करके चमोली, जाड़ डैश करके चंपावत, जोहारी डैश करके पिथौरागढ़ और चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है तोलछा चमोली। अब इसके हिसाब से जो प्रश्न का आंसर बनता है वो है सेकंड ऑप्शन जाड़ चंपावत, क्योंकि सुमेलित नहीं है, जाड़ चंपावत होता है। कैसे, इस प्रश्न पर बात करते हैं। देखो मारछे जो लोग हैं, चमोली के भोटियाओं को मारछा कहा जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन जाड़, उत्तरकाशी के भोटियाओं को जाड़ कहा जाता है। इस हिसाब से चंपावत ऑप्शन गलत होता, इसलिए प्रश्न के अनुसार कौन सही सुमेलित नहीं है, इस हिसाब से सेकंड उत्तर सही हो गया। थर्ड पर आप आते, जोहारी जो लोग हैं,
पिथौरागढ़ के भोटियाओं को जौहारी कहा जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन भी सही बनता है, पिथौरागढ़ के भोटियाओं को जौहारी कहते हैं। ठीक, वहां जौहार घाटी भी है। और तोलछा, देखो मारछा और तोलछा दोनों के दोनों चमोली के भोटियाओं को कहते हैं, यहाँ उनकी जातियां हैं, तो इसलिए जो है तोलछा जो है वो चमोली भी बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन के हिसाब से सेकंड जो है वो सही उत्तर होना चाहिए था। आइए अगले प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी जनजाति 1962 से पूर्व तिब्बत से व्यापार करती थी? 12वां प्रश्न है भाई। ऑप्शन फर्स्ट है भोटिया, दूसरा ऑप्शन है राजी, तीसरा ऑप्शन है जौनसारी, चौथा ऑप्शन है थारू। मैंने यहाँ थोड़ा टिपिकल और थोड़ा दूसरे टाइप के प्रश्नों को लिया है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑप्शन फर्स्ट भोटिया। देखो भोटिया क्या है, 1962 से पूर्व जो हमारा भारत चीन के साथ युद्ध हुआ, उससे पूर्व हम जो व्यापार कर रहे थे, जो हमारी भोटिया जो जनजाति थी वो तिब्बत के साथ व्यापार कर रही थी। लेकिन 1962 में जब युद्ध हुआ भारत और चाइना का, और उसके बाद जो है चाइना ने जो है भारत के साथ व्यापार करना बंद करवा दिया, इसलिए हमारे जो भोटिया थे वो तिब्बत के साथ व्यापार नहीं कर पाते थे। अगला 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? समझो जरा 13वें प्रश्न को, कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है भोटियाओं के शीतकालीन यात्रा समूह को कुंज कहते हैं, ये प्रश्न पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, 13वें प्रश्न का पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भोटियाओं का नामकरण संस्कार को भूमो कहा जाता है, डैश करके भूमो। तीसरा है भोटियाओं का चूड़ा कर्म संस्कार को ग्वन कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन है भोटियाओं के वर्षा के देवता को घूरमा कहा जाता है। यानी प्रश्न को इस तरीके से समझे कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अब इस प्रश्न के उत्तर जो निकलता है सही सा वो है थर्ड ऑप्शन, भोटियाओं का चूड़ा कर्म संस्कार। ग्वन नहीं है, भोटियाओं के चूड़ा कर्म संस्कार को कहा जाता है पश्वा पोषो, समझना जरा, उसे कहा जाता है पश्वा पोषो कहा जाता है, पश्वा पोषो, भोटियाओं के चूड़ा कर्म संस्कार। पॉइंट है कि सर फिर ये गौण संस्कार क्या है ना? गौण संस्कार क्या होता है कि जो वहां पे मृतकों की जो आत्माएं होती हैं उनको शांत करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो किया जाता है गौण संस्कार। ठीक, पहला ऑप्शन सर भोटियाओं के शीतकालीन यात्रा समय बिल्कुल कुंच होते हैं, उसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। भोटियाओं का नामकरण संस्कार बिल्कुल उसे भूमो कहा जाता है। भोटियाओं का चूड़ाकर्म संस्कार मैंने कहा उसे पश्वा पोषो कहते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ये सही है वहां पे। और भोटियाओं का वर्षा का देवता उसे घूरमाई कहा जाता है, ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन जो थर्ड है वो गलत है, इसलिए अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इस हिसाब से सही उत्तर जो बनता है ऑप्शन थर्ड बनता है कि भोटियाओं का चूड़ा कर्म संस्कार गौण संस्कार ये सही सुमेलित नहीं है। आइए 14वें प्रश्न पर कि महाभारत के सभा पर्व में किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोल, दूसरा ऑप्शन है किरात, तीसरा ऑप्शन है खस, और चौथा ऑप्शन है राजी, और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड खस। आइए 15वें प्रश्न पर जरा आपकी नजर होनी चाहिए। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन भोटियाओं से संबंधित सही नहीं है? तुम सोचेंगे सर भोटियाओं से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न, क्योंकि भोटियाओं के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से हमें मिलता है और बहुत सारे प्रश्न भोटियाओं से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको और भी प्रश्न भोटियाओं से संबंधित लाके दूं। प्रश्न जो है 15वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझे जरा कि कौन सही सुमेलित नहीं है। सुनना, मदिरा क्या उसे चकती या द्वैक कहते हैं? कृषि क्या वो काटिल विधि से करते हैं? युवा गृहों को क्या रड़बड़ नियम कहते हैं? या चौथा ऑप्शन है कि भाई सभी सुमेलित नहीं, क्योंकि प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित है, अच्छा नहीं है, नहीं है। देखो अब समझो जरा, मदिरा को भोटिया चकती या द्वैक कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वही कहते हैं भाई। कृषि जो है वो काटिल विधि से करते हैं। अब तुम सोचो सर काटिल विधि क्या होता है? काटिल विधि होता है झूम खेती टाइप का, जैसे भोटिया लोग ऋतु प्रवास करते हैं, अब वो कहीं चले गए जंगल में बस गए, उसके बाद उन्होंने वहां जो है पेड़ों को काटा, काटने के बाद उनको जला दिया और वहां पे खेती कर दी, फिर कुछ समय वहां पे काम किया, खेती बाड़ी करी, जब वो भूमि अनुपजाऊ हो गई फिर दूसरी जगह चले गए, जंगल काटा, फिर उसके बाद जो है वहां पे खेती कर दी, आग जला के खेती कर दी, इसे काटिल विधि से खेती करते हैं, नेशनल हिसाब से उसे झूम खेती कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है युवागृह। देखो जो भोटिया जनजाति है उनमें युवा गृहों का बड़ा प्रचलन होता था। उसमें क्या होता था कि कुछ ऐसे घर होते थे जहाँ युवक और युवतियों को आपस में मिलाया जाता था, अगर वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते तो उनकी शादी कर दी जाती थी, जिसे रण बड़ या नियम कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है और थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। इस हिसाब से 15वें प्रश्न का सही उत्तर है सभी सुमेलित है, इसका सही उत्तर होना चाहिए। आइए 16वें प्रश्न पर, भोटिया मृतक आत्मा की संस्कार के लिए कौन सा संस्कार करते हैं? भोटिया मृतक आत्मा की शांति के लिए कौन सा संस्कार करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट भूमो, दूसरा ऑप्शन ग्वन, तीसरा ऑप्शन पश्वापोषो, चौथा है सुलझी मुलझी। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमने पहले भी बात किया है, ग्वन संस्कार जो है वो मृतक आत्मा की शांति के लिए करते हैं। आइए अब आप 17 प्रश्न पर, 17वें प्रश्न में आपकी नजर होनी चाहिए। 17वां प्रश्न जो है वो है कि यहाँ पे मैंने एक तरफ घाटियां दी है
और वो घाटियां किन जिलों में है, इससे संबंधित मैंने बात की है। प्रश्न क्या है, कौन सही सुमेलित नहीं है, इस बात को समझें। ऑप्शन फर्स्ट है नीलांग घाटी, क्या ये उत्तरकाशी में है। दूसरा ऑप्शन नीति घाटी, क्या ये चमोली में है। तीसरा ऑप्शन जोलांग घाटी, क्या ये पिथौरागढ़ में है। और चौथा ऑप्शन माणा घाटी, क्या ये रुद्रप्रयाग में है। इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, माणा घाटी। अब बात करते हैं एक एक करके। देखो, जो नीलांग घाटी उत्तरकाशी में पड़ती, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नीति घाटी चमोली में पड़ती, ये भी सही उत्तर है। जोलांग घाटी पिथौरागढ़ में पड़ती है, ये भी सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है, क्योंकि सुमेलित नहीं है, प्रश्न को समझे, माणा घाटी रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि कहां है, माणा घाटी जो है बेटा वो है चमोली में। इस हिसाब से जो है प्रश्न का जो सही उत्तर है, क्योंकि सुमेलित नहीं है, जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन डी, यानी 17वें का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। आइए 18वें प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सी जनजाति तिब्बत से गमैया पद्धति से व्यापार करती थी। 18वें प्रश्न पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्रश्न को मैं जरा दोबारा दोहरा रहा हूं। निम्न में से कौन सी जनजाति तिब्बत से गमैया पद्धति से व्यापार करती थी। ऑप्शन फर्स्ट जौनसारी, ऑप्शन सेकंड थारू, ऑप्शन थर्ड भोटिया, ऑप्शन फोर्थ राजी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं 1962 से पहले भोटिया तिब्बती से जो है व्यापार करते थे, और जो पद्धति से करते थे उसे कहा जाता था गमैया पद्धति। किसी दिन मैं आपको गमैया पद्धति सही से समझा दूंगा। 19वां प्रश्न, भोटिया महिलाएं शादी विवाह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर कौन सा नृत्य करती हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, दोबारा सुने। भोटिया महिलाएं शादी विवाह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर कौन सा नृत्य करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट छोड़िया, दूसरा ऑप्शन है झोड़ा, तीसरा ऑप्शन नाटी और चौथा ऑप्शन है पौना। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, पौना। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब लास्ट 20वां प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की किस प्रजाति में सिंधु सभ्यता जैसी सामाजिक प्रथाएं हैं। देखो 20वां प्रश्न, ऑप्शन है फर्स्ट है कोल, दूसरा किरात, तीसरा खस और चौथा है कोई नहीं। और इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन कोल। अब आप सोच रहे हैं सर सिंधु सभ्यता जैसी प्रथाएं क्या, एक प्रथा के बारे में आपको बताता हूं। कोल लोग क्या करते थे, सिंधु सभ्यता के निवासियों की तरह ये भी क्या करते थे, अगर इनके परिवार में कोई मर गया तो ये लोग क्या करते थे कि शव को, डेड बॉडी को ओपन में कहीं फेंक देते थे। और ओपन में फेंकने के बाद क्या होता था कि जो भी चील कौवे वगैरह वगैरह उनको खा पी करके वो हजम कर देते थे। तो इस तरीके से जो है वे प्रथाएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में भी मिली और उत्तराखंड की कोल प्रजाति में भी मिली। देखो ये 20 प्रश्न जो है मुख्य रूप से मैंने कोल, किरात, खस और भोटियाओं से संबंधित की हैं। उसके बाद जो आगे भी हमारी जौनसारी है, इसके अलावा थारू है, राजी है, इनसे संबंधित बोक्सा है, इनसे संबंधित जो मैं प्रश्न है वो अगले प्रैक्टिस सेट में आपको लेके आऊंगा। मगर आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, मगर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। हाँ, आप क्या चाहते हैं, क्या मैं सेकंड वीडियो बनाऊं उत्तराखंड की प्रमुख निर्जातीय या जनजातीय समूहों पर, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।